उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे थे मनी में हमने पार्ट 2 पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था पिछली क्लास में मुद्रा के प्रकार। और आज हम पढ़ेंगे मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, और मुद्रा बाजार से संबंधित प्रतिभूतियां पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मुद्रा बाजार, मनी मार्केट क्या होता है? मुद्रा बाजार फाइनेंशियल मार्केट का एक भाग होता है, वित्तीय बाजार का एक भाग होता है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट क्या है? वित्तीय बाजार वह बाजार होता है जहां पे मुद्रा, मनी या धन का जो प्रवाह मतलब अंतरण अधिक से कम की ओर होता है, उसे वित्तीय बाजार बोलते हैं। अधिक से कम की ओर का मतलब, जैसे आप किसी को उधार कब देंगे? जब आपके पास धन की अधिकता होगी, ज्यादा होगी, तब आप लोगों को उधार देंगे कि चलो भाई रखा है धन, कोई फायदा नहीं, किसी को उधार दे देते हैं, हमें ब्याज मिलेगा। और आप किसी से उधार कब लेंगे? जब आपको जरूरत होगी, आपके पास अभाव होगा, कमी होगी, उस कमी को पूरा करने के लिए आप बाहर से क्या लेंगे? उधार लेते हैं। तो वित्तीय बाजार यही है, फाइनेंशियल मार्केट यही है, जहां पे धन का अंतरण या प्रवाह अधिक से कम की ओर होता है, इसी को बोलते हैं वित्तीय बाजार। और वित्तीय बाजार के दो भाग होते हैं, एक मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, और दूसरा है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। तो ये मनी मार्केट क्या है, मुद्रा बाजार क्या है? मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां पे धन या मुद्रा का प्रवाह यानी अंतरण अधिक से कम की ओर होता है, लेकिन अल्पकाल में। अर्थात मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां अल्पकाल में धन का अंतरण या प्रवाह अधिक से कम की ओर होता है। मतलब धन है, उसका जो आदान प्रदान है, लेन देन है, वो कम समय के लिए होता है। ये कहने का मतलब है कम समय के लिए जब किसी को उधारी दी जाती है या उससे उधारी ली जाती है, तो उसी को बोलते हैं मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। मुद्रा बाजार दो प्रकार का होता है, एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा है असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड। संगठित क्या होता है? संगठित मुद्रा बाजार वह मुद्रा बाजार होता है जिसका नियामक क्या है? आरबीआई है। आरबीआई जैसे बैंक या एनबीएफसी हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हो गई। और असंगठित, इनका कोई नियामक नहीं होता, जैसे साहूकार या महाजन इत्यादि होते हैं। पुराने जमाने में आप सुनते थे ना, अभी भी होते हैं साहूकार, महाजन। ये क्या है? असंगठित मुद्रा बाजार के क्या है? भाग हैं। तो मुद्रा बाजार में जो प्रतिभूतियां होती हैं वो कौन कौन सी प्रतिभूतियां हैं? हमने बताया मुद्रा बाजार में अल्पकालिक उधार या लेन देन होता है, ठीक है, लिया जाता है या दिया जाता है। इसका मतलब इसमें जो प्रतिभूतियां होंगी वो कौन सी होंगी? अल्पकालिक प्रतिभूतियां होंगी। तो कौन सी हैं? जैसे रेपो, रिवर्स रेपो, आरआरआर, कोष पत्र, ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र, कॉल मनी या नोटिस मनी, कॉमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक प्रपत्र जिसे बोलते हैं, या एक और है कॉमर्शियल बिल, वाणिज्यिक बिल। ये क्या है? हमारी मुद्रा बाजार की कुछ क्या है? प्रतिभूतियां। तो ये था हमारा मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, जहां पे धन का प्रवाह अधिक से कम की ओर अल्पकाल मतलब एक वर्ष से कम का समय जो होता है में होता है। दूसरा है हमारा पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। अभी हम मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियां पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये कोष पत्र, सब क्या है, इनको पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा पूंजी बाजार को समझ लेते हैं। तो पूंजी बाजार क्या है? पूंजी बाजार वह बाजार है जहां पे धन का अंतरण या प्रवाह दीर्घकाल में, मुद्रा बाजार में क्या होता था? अल्पकाल में। यहां क्या है? दीर्घकाल में धन का या मुद्रा का अंतरण या प्रवाह अधिक से कम की ओर होता है। अधिक से कम की ओर होता है कब? दीर्घकाल में। तो पूंजी बाजार जो है, कैपिटल मार्केट जो है, इसकी कौन कौन सी प्रतिभूतियां हैं? जैसे शेयर, जिसको स्टॉक बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं, ठीक है, शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, ईटीएफ हो गया, पी नोट्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स। ये सब हमारे किसके भाग हैं? ये हमारे पूंजी बाजार के भाग हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईएसपीटी 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए थे कि पूंजी बाजार के निम्नलिखित में से कौन से भाग हैं, और यही ऑप्शन दिए गए थे इनमें से, ठीक है। तो कुछ चीजें याद करने की होती है, उनमें समझने से कुछ नहीं होता, उन्हें याद करना है तो करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा पूंजी बाजार है और उसकी प्रतिभूतियां हैं। पूंजी बाजार भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक बाजार और दूसरा होता है द्वितीयक बाजार। अब प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार को समझने से पहले आपको थोड़ा कुछ समझना होगा। जैसे कोई अगर कोई कंपनी है तो कितने प्रकार की होती है कंपनी? दो प्रकार की, एक सूचीबद्ध और एक गैर सूचीबद्ध। सूचीबद्ध कंपनी का मतलब होता है वे कंपनियां जो सेबी में सूचीबद्ध हैं। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड में क्या है? सूचीबद्ध है। अर्थात जिनकी प्रतिभूति, जिनकी जो शेयर हैं, वो मार्केट में क्रय और विक्रय करने के लिए क्या है? उपलब्ध हैं। वो कौन सी कंपनियां होती हैं? सूचीबद्ध कंपनियां। सूचीबद्ध कंपनियां जो सेबी में सूचीबद्ध हैं तथा जिनके शेयर बाजार में क्रय विक्रय करने के लिए क्या है? उपलब्ध होते हैं, वे सूचीबद्ध कंपनियां होती हैं। दूसरी कौन सी कंपनियां होती हैं? दूसरी वे कंपनियां होती हैं जो सेबी में सूचीबद्ध नहीं है तथा जिनके शेयर बाजार में क्रय विक्रय करने के लिए उपलब्ध नहीं होते। तो अब अगर किसी गैर सूचीबद्ध कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी को सूचीबद्ध होना है, लिस्टेड होना है, तो उसे क्या करना होगा?
उसे अपने शेयर बाजार में क्या करने होंगे, जारी करने होंगे। जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी सूचीबद्ध होना चाहती है तो इसके लिए उसे क्या करना होगा, अपने शेयर बाजार में जारी करने होंगे। तो जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी पहली बार बाजार में अपने शेयर क्या करती है, जारी करती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्राथमिक बाजार। यानी प्राथमिक बाजार वह बाजार होता है जहां कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी पहली बार अपने शेयर क्या करती है, जारी करती है। ठीक है, तो जो प्राथमिक बाजार है उनमें क्या क्या शामिल होते हैं, उनमें जैसे आईपीओ हो गया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे बोलते हैं, एफपीओ हो गया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, या फिर राइट इशू तथा प्राइवेट प्लेसमेंट, ये क्या है, प्राथमिक बाजार के भाग है। तो द्वितीयक बाजार क्या है, द्वितीयक बाजार वह बाजार होता है जब कोई कंपनी जब पहली बार अपने शेयर प्राथमिक बाजार में जारी करती है, गैर सूचीबद्ध कंपनी जब पहली बार अपना जो शेयर बाजार में जारी करती है, तो अब उसे क्रय करने के लिए पहली बार तो उसने जारी कर दिया, लेकिन अब उसका फिर से क्रय विक्रय करने के लिए उसको कहां रजिस्टर्ड होना होगा, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना होगा। किसमें, स्टॉक एक्सचेंज में। इसी को द्वितीयक बाजार कहा जाता है। यानी प्राथमिक बाजार में विक्रय किए गए शेयर को दोबारा क्रय और विक्रय करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया जाता है। इसी को बोला जाता है द्वितीयक बाजार। तो जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो दो प्रकार का होता है, एक बीएसई और एक होता है एनएसई। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी जो बीएसई है उसका सूचकांक क्या है, सेंसेक्स। आप सेंसेक्स, निफ्टी इत्यादि नाम सुनते होंगे। तो ये कौन से स्टॉक एक्सचेंज के भाग है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका सूचकांक क्या है, सेंसेक्स, जिसमें 30 कंपनियों के स्टॉक है। कितनी कंपनियों के, 30 कंपनियों के। और दूसरा कौन सा है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका सूचकांक कौन है, निफ्टी, जिसमें 50 कंपनियों के क्या शामिल है, स्टॉक शामिल होते हैं। यानी बीएसई का जो सूचकांक है वो सेंसेक्स है जो 30 कंपनियों के स्टॉक से मिलकर बना होता है, और एनएसई का जो सूचकांक है वो क्या है, निफ्टी है, जो 50 कंपनियों के स्टॉक से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो ये हमारा क्या था, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार कितने प्रकार होते हैं, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार क्या है हमने बताया, द्वितीयक बाजार क्या होता है, और साथ में हमने आपको बताया कि स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं। तो ये जो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया इसका पूरा फ्लो, ओवरऑल चार्ट, यानी मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार और इसकी प्रतिभूतियां, देखिए मैंने फ्लो चार्ट बना के आपको दिखाने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। तो ये आपका पूरा फाइनेंशियल मार्केट है, पूरा वित्तीय बाजार का क्या फ्लो चार्ट है, जहां पे हमने दिखाया कि फाइनेंशियल मार्केट, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, फाइनेंशियल मार्केट के क्या होते हैं, भाग होते हैं, जिनका मुद्रा बाजार का नियामक कौन है, आरबीआई, जहां पे अल्पकालिक उधार लिया जाता है यानी 1 वर्ष से कम के लिए। और पूंजी बाजार का नियामक कौन होता है, सेबी। ठीक है, और यहाँ पे दीर्घकालिक उधार यानी 1 वर्ष से अधिक के लिए। मुद्रा बाजार में जो अल्पकालिक प्रतिभूतियां होती हैं कौन सी, रेपो, रिवर्स रेपो, कॉल मनी, नोटिस, कोष पत्र, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक प्रपत्र, वाणिज्यिक बिल, कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये। और जो पूंजी बाजार में जो दीर्घकालिक प्रतिभूतियां कौन कौन सी है, शेयर जिसे बोलते हैं, स्टॉक, इक्विटी, बॉन्ड या डिबेंचर, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से बोलते हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, पी नोट्स मतलब पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है, सहभागिता नोट जिसे बोलते हैं। मुद्रा बाजार के हमने 2 भाग बताए, संगठित और असंगठित। संगठित यानी जिसका नियामक कौन है, आरबीआई। असंगठित जिसका कोई नियामक नहीं होता, जैसे साहूकार, महाजन। संगठित जैसे बैंक, एनबीएफसी हो गया। ठीक है, पूंजी बाजार के हमने 2 भाग बताए, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार मतलब जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है तो क्या होता है, प्राथमिक बाजार का हिस्सा होता है। और जब कंपनी जो पहली बार बाजार में शेयर विक्रय करती है उसको पुनः क्रय करती है, तो पुनः क्रय करने के लिए क्या करना होगा, उसको स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना होता है, उसको सूचीबद्ध होना होता है। और स्टॉक एक्सचेंज हमने कितने प्रकार के बताए, 2 प्रकार के बताए, बीएसई और एनएसई। तो अब मुद्रा बाजार की जो प्रतिभूतियां हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों को जान लेते हैं। पहला, रेपो प्रतिभूति, इसके बारे में हमने पहले भी बताया था। यानी रेपो प्रतिभूति वह प्रतिभूति होती है जो अल्पकालिक उधार के लिए क्या करती है, जारी की जाती है। कौन जारी करता है, बैंक जारी करते हैं। कौन, बैंक जारी करते हैं, जिनके माध्यम से बैंक किससे उधार लेते हैं, आरबीआई से क्या लेते हैं, अल्पकालिक उधार लेते हैं। अल्पकालिक मतलब 91 दिन का, 1 से 91 दिन का उधार लेते हैं। किसके माध्यम से, रेपो प्रतिभूति के माध्यम से। दूसरा है हमारा रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर प्रतिभूति। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आरबीआई बैंकों से उधार लेता है, यहाँ आरबीआई बैंकों से उधार लेता है अल्पकालिक प्रतिभूति जारी करके। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब बैंक अपनी अतिरिक्त तरलता को आरबीआई में क्या करते हैं, पार करते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। और हमने आपको बताया था चाहे बैंक आरबीआई से ले या आरबीआई को अपना जमा दें, प्रतिभूति दोनों को जारी करनी होती है। अगर आरबीआई बैंकों का उधार जमा कर रहा है तो उसको भी प्रतिभूति देनी होती है। अगर बैंक आरबीआई से लेते हैं उधार तो उनको भी प्रतिभूति देनी होती है। ठीक है, अगर अल्पकालिक उधार ले रहे हैं तो अल्पकालिक प्रतिभूति, और दीर्घकालिक उधार ले रहे हैं तो उन्हें दीर्घकालिक प्रतिभूति जारी करनी होती है। तो रिवर्स रेपो दर में प्रतिभूति के माध्यम से कौन, आरबीआई आरआरआर प्रतिभूति के माध्यम से क्या करता है, बैंकों से उधार लेता है। 2 हो गए। तीसरा, कोष पत्र, ट्रेजरी बिल क्या होता है।
यहां पे सरकार आरबीआई से उधार लेती है, कोष पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार आरबीआई से क्या लेती है, अल्पकालिक उधार लेती है। अल्पकालिक उधार मतलब 3 प्रकार का, 91 दिन का, 182 दिन का और 364 दिन का। ये हमारा कोष पत्र प्रतिभूति, ट्रेजरी बिल सिक्योरिटी हो गया। फोर्थ है हमारा कॉल मनी या नोटिस मनी। कॉल मनी या नोटिस मनी क्या होता है? होता क्या है, जब एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है एक दिन के लिए, जब कोई एक बैंक किसी दूसरे बैंक से एक दिन के लिए उधार लेता है तो इसको बोलते हैं कॉल मनी। और जब एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन से अधिक तथा अधिकतम 14 दिन का उधार लेते हैं तो इसको बोलते हैं नोटिस मनी, इसको बोलते हैं नोटिस मनी। और ये क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, लिबोर एंड मिबोर, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, और मिबोर मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। अंतर क्या है दोनों में? जब कोई घरेलू बैंक, जैसे देश के कोई 2 बैंक ले लीजिए, जब आपस में लेन देन करते हैं, एक दूसरे को उधार लेते देते हैं, तो मिबोर का भाग होते हैं, जिनका निर्धारण कौन करता है, मुंबई में जिसका निर्धारण होता है, ठीक है। तो मिबोर का भाग यानी मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट का वो हिस्सा है। लेकिन जब कोई एक देशी बैंक किसी दूसरे विदेशी बैंक से लेन देन या आदान प्रदान करते हैं धन का, तो उसको वो किसका हिस्सा होते हैं, लिबोर का, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट का वो हिस्सा होते हैं। तो ये हमारा कॉल मनी और नोटिस मनी है। नेक्स्ट है हमारा वाणिज्यिक प्रपत्र। वाणिज्यिक प्रपत्र, कॉमर्शियल पेपर जो है वो कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। ये भी हमारा क्या है, एक अल्पकालिक प्रतिभूति है। होता क्या है, अगर कंपनी है कोई, वो उसको उधार चाहिए तो कितने प्रकार का उधार वो लेती है, या तो अल्पकालिक लेगी या तो दीर्घकालिक लेगी। अल्पकालिक उधारों क्यों लेती है, कार्यशील पूंजी के लिए लेती है, यानी कार्यशील पूंजी होता है उसका। कार्यशील पूंजी मतलब जैसे कच्चे माल के लिए या फिर श्रमिकों के वेतन इत्यादि के लिए जब वो उधार लेती है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अल्पकालिक उधार, कार्यशील पूंजी के लिए। दीर्घकालिक उधार जैसे संपत्ति निर्माण या मशीन इत्यादि के लिए जब कंपनी क्या करती है, उधार लेती है, ठीक है, तो उसको दीर्घकालिक उधार बोलते हैं। यानी कंपनी 2 प्रकार का उधार लेती है, एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक। और हम जानते हैं कि हमारा जो बैंक है वो भी 2 प्रकार का उधार देते हैं, मुख्य 2 प्रकार का। एक देते हैं सुरक्षित, सिक्योर्ड यानी जो गारंटी, गिरवी या गारंटी युक्त होता है, यानी जिसपे बैंक गिरवी रखता है या कुछ गारंटी लेता है, सिक्योरिटी लेता है, ठीक है, ये दीर्घकालिक होता है, सिक्योर्ड। और दूसरा बैंक देता है असुरक्षित, अनसिक्योर्ड मतलब जो गारंटी या गिरवी जिसमें नहीं रखी जाती। तो जब बैंक जो कंपनी है, जब कंपनी अल्पकालिक उधार लेती है, यानी कार्यशील पूंजी के लिए जब उधार ले रही है, तो कौन सा उधार लेगी बैंक से, असुरक्षित उधार लेगी, जिसमें किसी भी प्रकार की गारंटी या गिरवी नहीं देनी होती। तो ये जो वाणिज्यिक प्रपत्र है, इसके माध्यम से जो कंपनी होती है वो बैंकों से असुरक्षित अल्पकालिक उधार लेती है। किसके लिए, कार्यशील पूंजी के लिए। कौन से, किसके लिए, कार्यशील पूंजी के लिए। कार्यशील पूंजी जैसे हमने बताया कच्चा माल या वेतन इत्यादि के लिए जो लेती है, ठीक है। और बैंक, अब अल्पकालिक उधार में हमने देखा कि किसी भी तरह की गिरवी यानी गारंटी नहीं होती, तो बैंक किसे देगा फिर, तो रिस्क का काम हो गया। तो बैंक केवल उन्हीं कंपनियों को ये उधार देता है जिनकी उच्च साख क्षमता होती है। जिनकी साख क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। क्यों ये उच्च साख क्षमता वालों को देते हैं, क्योंकि यहां पे किसी भी प्रकार की गारंटी या गिरवी नहीं होता। आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉमर्शियल पेपर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, यह अल्पकालिक प्रतिभूति होती है जहां पर कोई कंपनी कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए बैंकों को या बाजार में क्या करती है, वाणिज्यिक कॉमर्शियल पेपर जारी करती है, जिसके माध्यम से वो क्या करती है, कार्यशील पूंजी को जुटाती है। और बैंक बिना किसी गिरवी या गारंटी के कंपनी को अल्पकालिक उधार यानी असुरक्षित उधार देती है। अनसिक्योर्ड उधार क्या करती है, दे देती है। यह है हमारा वाणिज्यिक प्रपत्र, कॉमर्शियल पेपर। तो ये हमारा कॉमर्शियल पेपर वाणिज्यिक प्रपत्र है, जहां पे हमने दिखाया कि कोई कंपनी है तो अगर उसको उधार लेना होता है तो कौन सा, कैसा उधार लेते हैं, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक मतलब कार्यशील पूंजी के लिए और दीर्घकालिक मतलब संपत्ति निर्माण या मशीन क्रय करने के लिए। और बैंक 2 प्रकार का उधार देते हैं, असुरक्षित अनसिक्योर्ड और सुरक्षित सिक्योर्ड मतलब दीर्घकालिक जो गारंटी युक्त होता है, ठीक है, और असुरक्षित जो गारंटी युक्त नहीं होता, यहाँ मतलब किसी भी प्रकार की गिरवी नहीं रखनी होती है। और ये कब देता है, उच्च साख क्षमता पर ही देता है। किस पर, उच्च साख क्षमता, जिनकी साख क्षमता गुडविल अच्छी होती है उनको देता है, ठीक है। तो अगर कंपनी को अल्पकालिक उधार चाहिए यानी कार्यशील पूंजी के लिए अगर उधार चाहिए तो कौन सी प्रतिभूति जारी करती है, वाणिज्यिक प्रपत्र जारी करता है, ठीक है, जिसमें बैंक कौन सा उधार देता है, असुरक्षित अनसिक्योर्ड क्या देता है, उधार देता है, ठीक है। ये हमारा वाणिज्यिक प्रपत्र हुआ। नेक्स्ट हमारा 6th है जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी। ये क्या होता है, इसे बैंक जारी करता है। यानी जब बैंक बाजार से उधार लेता है, बैंक बाजार से उधार लेने के लिए क्या करता है, जमा प्रमाण पत्र जारी करता है। क्या जारी करता है, जमा प्रमाण पत्र जारी करता है। ये वाणिज्यिक प्रपत्र कॉमर्शियल पेपर से ज्यादा सुरक्षित होता है। क्यों, क्योंकि इसकी देयता बैंक की होती है और ये सावधि जमा की तरह होता है। सावधि जमा की तरह होता है का मतलब
सावधि जमा की कुछ विशेषताएं होंगी, इसका मतलब ये उसकी विशेषताओं से मैच कर रहा होगा। तो सावधि जमा की कुछ विशेषताएं, उसकी कुछ 4 विशेषताएं, जैसे जो सावधि जमा होता है वो पूर्व निर्धारित, उसमें क्या होता है, निवेश होता है, पूर्व निर्धारित निवेश होगा, पूर्व निर्धारित अवधि होती है, पूर्व निर्धारित ब्याज होता है और पूर्व निर्धारित परिपक्वता मूल्य होता है, मैच्योरिटी प्राइस होता है। किसमें? सावधि जमा में। यानी जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में सावधि जमा जैसी विशेषताएं, जो मैंने आपको 4 विशेषताएं बताई, पूर्व निर्धारित निवेश, अवधि, ब्याज और परिपक्वता मूल्य, ये खूबियां किसमें होती हैं? जमा प्रमाण पत्र में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको कौन जारी करता है? बैंक जारी करता है। क्यों? बाजार से उधार लेने के लिए। लेकिन फिर भी सावधि जमा में और जमा प्रमाण पत्र में कुछ अंतर है। जैसे सावधि जमा अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों हो सकता है, लेकिन हमारा जमा प्रमाण पत्र कैसा है? अल्पकालिक उधार के लिए होता है। दूसरा, सावधि जो जमा होता है वो हमारा क्या है? हस्तांतरित नहीं होता, यानी हस्तांतरण योग्य नहीं है, जबकि हमारा जमा प्रमाण पत्र है वो हस्तांतरण योग्य होता है। और इससे ISPT 2020 में पूछा भी गया है कि सावधि जमा हस्तांतरण योग्य है या नहीं। ठीक है, कौन हस्तांतरण योग्य है निम्नलिखित में से? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा 7th है कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल क्या होता है? जब एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से उधार में वस्तु को क्या करता है? क्रय करता है। एक व्यापारी समझ लीजिए ए है और दूसरा बी है, तो जब एक व्यापारी यानी बी जब किसी दूसरे व्यापारी यानी ए से उधार में कोई वस्तु क्या करता है? क्रय करता है। कोई वस्तु, मान लीजिए कोई कच्चा माल या कुछ या फिर कुछ थोक में क्रय करता है। ठीक है, तो जब एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से उधार में क्या करता है? वस्तु को क्या करता है? क्रय करता है। तो बदले में जो व्यापारी वस्तु का क्रय कर रहा है उधार में यानी बी, ये क्या करेगा? ए को कॉमर्शियल बिल जारी करता है। कॉमर्शियल बिल जारी करता है, वाणिज्यिक बिल जारी करता है, जिसके आम तौर पर मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? 45 दिन का। यानी 45 दिन के बाद ही आप क्या ले सकते हैं? उससे उधार ले सकते हैं, अपना जो पैसा है उसको ले सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या? कॉमर्शियल बिल, वाणिज्यिक बिल। एक और टर्म इससे संबंधित, अगर व्यापारी ए जिसने उधार वस्तु को दिया यानी जो बेचा, अगर उसको 45 दिन से पहले पैसा चाहिए, मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसा चाहिए, तो क्या करेगा? तो वो अपना जो बी ने कॉमर्शियल बिल दिया था, जो अपनी गारंटी दी थी ए के पास कि भाई मैं तुम्हारी वस्तु को क्रय कर रहा हूं उधार में, बदले में तुम मुझसे मेरा कॉमर्शियल बिल ले लो, सिक्योरिटी बिल जिसको बोलते हैं, सिक्योरिटी है एक तरह का, तो अपना सिक्योरिटी रख देता है किसके पास? ए के पास। कौन? बी। सपोज वो सिक्योरिटी 100 की थी, यानी कॉमर्शियल बिल का जो रेट था वो 100 रुपए था। ठीक है, तो अब अगर ए को पैसे चाहिए मैच्योरिटी पीरियड से पहले, तो वो क्या कर सकता है? भाई वो दावा तो नहीं कर सकता मैच्योरिटी पीरियड से पहले बी से, तो वो क्या करेगा? वो कॉमर्शियल बिल को लेके जाएगा कहां? बैंक या एनबीएफसी के पास। और यहां पे क्या होगा? जो बैंक या एनबीएफसी है वो क्या करेंगे? जो कॉमर्शियल बिल है उसको ले लेंगे, और कॉमर्शियल बिल सपोज में 100 रुपीज था, मेंशन था। ठीक है, सिक्योरिटी 100 रुपीज की यानी कॉमर्शियल बिल था वो 100 रुपीज का था। ठीक है, तो उस पर बैंक क्या करेगा? एनबीएफसी क्या करेंगे? कुछ बट्टा काट लेंगे। बट्टा मतलब सपोज 100 का था तो 10 रुपए का बट्टा काट लिया, 90 रुपए को दे दिया। तो यहां पे क्या हुआ? 10 रुपए जो बट्टा काटा, ये क्या है? फैक्टरिंग है। जो कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी। तो फैक्टरिंग क्या है? एक प्रकार का बट्टा कहा जाता है, फैक्टरिंग को बट्टा कहा जाता है। जो कौन करता है? थर्ड पार्टी करती है। तो अब अगर बी को, ए ने तो ठीक है बैंक या एनबीएफसी से पैसे ले लिए बिल को देके, कौन सा बिल? कॉमर्शियल बिल देके। अब बी को पैसे चुकाने तो किसे चुकाएगा? ए को? नहीं, अब बी डायरेक्ट किसको चुकाएगा? बैंक को चुकाएगा या एनबीएफसी, जहां पे बी अपना उसका कॉमर्शियल बिल ले जाके जमा किया है और उधार लेके आया है, वहां उसको बी चुकाएगा। कितना चुकाएगा? जितना कॉमर्शियल बिल का यानी सिक्योरिटी जितने की थी, जैसे 100 रुपए की थी तो बी कितना चुकाएगा? 100 रुपए चुकाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फैक्टरिंग और कॉमर्शियल बिल। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैंकिंग। बैंकिंग मुद्रा बाजार का ही भाग है। ठीक है, तो हम बैंकिंग पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।